कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन के होल्डिंग सेल से, जिसमें हम माइक को हथकड़ियां लगे टेबल के सामने बैठा देखते हैं। माइक घबराया हुआ और गंभीर हालत में जख्मी दिखाई देता है। इतने में सीआईए का एक आदमी रूम में एंटर होता है और माइक को कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देखते ही माइक को अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं। आज से ठीक 3 दिन पहले माइक बड़े आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती के दिन बिता रहा था। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ड्रग्स के आदी हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइक ने अपनी गर्लफ्रेंड को हवाई जाकर प्रपोज करने के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है, लेकिन माइक अपनी फ्लाइट मिस कर देता है क्योंकि उसे बाथरूम में फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। जब भी माइक अपने टाउन से बाहर जाने का सोचता है तो उसे हर बार यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। माइक के हिसाब से ऐसा ड्रग्स लेने की वजह से हो रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही होता है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। फेबी को फ्लाइट के लिए आखिरी कॉल दी जाती है, लेकिन दोनों ही फ्लाइट मिस कर देते हैं। माइक फेबी से अपने किए की माफी मांगने लगता है, लेकिन फेबी उसे बताती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक अपने आप को हर बात का दोषी मानता है और इस बात पर भी हैरान है कि फेबी जैसी इतनी प्यारी और सेंसिबल लड़की आखिर मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन फेबी माइक की हालत समझते हुए इसे एक पल में माफ कर देती है। माइक और फेबी घर वापस आ जाते हैं। माइक फेबी को प्रपोज करने के लिए और मूड को ठीक करने के लिए म्यूजिक प्ले करता है। फेबी उस समय किचन में आमलेट बना रही होती है और म्यूजिक सुनते माइक की ओर बढ़ती है। माइक प्रपोज करने ही लगता है कि आमलेट जल जाता है और अलार्म बजने लगता है। इस बार भी वो प्रपोज नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे माइक लोकल स्टोर में अपनी क्लर्क की जॉब पर वापस काम करने लगता है। बिजनेस स्लो होने के कारण माइक अपनी स्केच बुक में कार्टून्स ड्रॉ करने लगता है। उधर सीआईए के ऑफिस में विक्टोरिया नामी महिला अपने ऑफिस में क्लासिफाइड फाइल्स देखने की कोशिश कर रही होती है। इतने में इसका फॉर्मर असिस्टेंट पैटी अंदर आता है। तभी एक स्पेशल फोन की रिंग बजती है। विक्टोरिया सीक्रेट कोड लगाकर कॉल रिसीव करती है, जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि टफ गाय माइक की जान लेने वाला है, जो ये बात जानता है कि अगर माइक मर गया तो विक्टोरिया का बनाया गया प्रोग्राम एंड हो जाएगा, जिसमें सिर्फ माइक जिंदा बचा है। विक्टोरिया और आइड्रियन सीआईए के लिए सीक्रेट सुपर सोल्जर्स प्रोग्राम पर काम करते हैं। दोनों के अलग ग्रुप्स हैं और दोनों ने सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश में कई लोगों की जान ले रखी है, जिसमें विक्टोरिया के पास आखिरी आदमी सिर्फ माइक ही बचा है, जबकि एड्रियन द्वारा तैयार किए गए बहुत सारे सुपर सोल्जर्स सही सलामत है। सीआईए ऐसे ताकतवर इंसान बनाकर इनको फील्ड में इस्तेमाल करना चाहती है। इधर माइक और फेबी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए एक गली के पास खड़े नजर आते हैं। दोनों की नजर सामने कार एक्सीडेंट पर पड़ती है, जिसमें कार एक पेड़ से टकरा गई थी। ऑफिसर इस जगह की जांच करने में बिजी है और गाड़ी को निकाल रहे हैं। माइक ये सब देखकर उदास हो जाता है और फेबी से कहता है कि मैं इस पेड़ की तरह हूँ और तुम गाड़ी की तरह हो। पेड़ हमेशा से यही था, लेकिन इसने गाड़ी नष्ट कर दी। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट हूँ। माइक ये बात कहकर रोने लगता है। फेबी उसे रिलैक्स करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन माइक अपने दोस्त रोज से मिलता है और कुछ फायरवर्क्स लेता है, जिन्हें यूज करके वो फेबी को प्रपोज करेगा। इसी रात विक्टोरिया माइक से मिलने स्टोर में आ जाती है और माइक के सामने सीक्रेट कोड्स में बातें करती है। माइक को कुछ समझ नहीं आता कि औरत क्या कहना चाहती है। इसके बाद विक्टोरिया वहाँ से वापस चले जाती है। इसके बाद माइक स्टोर से बाहर निकलकर सिगरेट लगाता है और हाथ में सूप लिए आगे बढ़ते ही देखता है कि 2 आदमी इसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। माइक इन्हें आवाज देता है और वो दोनों चाकू निकालकर तेजी से आने लगते हैं। तो माइक गरम सूप एक आदमी के मुंह पर दे मारता है और दूसरे से गन छीनकर उसकी गर्दन में स्पून घुसेड़ देता है। कमाल की फुर्ती से दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। माइक अपनी ये एबिलिटी देखकर खुद से डर जाता है और फेबी को कॉल करके सब बता देता है। फेबी वहाँ पहुंचकर ये सब देखती है और हैरान रह जाती है। इतने में टाउन का शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को अरेस्ट कर लेता है। शेरिफ इन दोनों को पहले से जानता है। उधर एड्रियन ये बात जान जाता है कि विक्टोरिया ने कोड बोलकर माइक को एक्टिवेट कर दिया है और वो अपने ही 2 एजेंट्स क्रेन और लोफर को माइक और फेबी की जान लेने का ऑर्डर देता है। साथ ही विक्टोरिया और माइक के बारे में झूठ फैलाकर पूरे टाउन में लॉकडाउन लगवा देता है, ये बता के कि ये दोनों जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड है। क्रेन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ऑफिसर्स पर गोलियां बरसाकर इन्हें मार देती है, जिसमें शेरिफ भी मारा जाता है। इसके बाद लोफर माइक की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है। माइक उसका मुकाबला करता है और लोफर के दांत तोड़ देता है और सेल में बंद कर देता है। क्रेन की गोलियों से बच निकलकर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। तभी क्रेन माइक की ओर ग्रेनेड फेंकती है। माइक ग्रेनेड को कैच करके वही ग्रेनेड माइक की तरफ फेंक देता है, जिससे पुलिस स्टेशन नष्ट हो जाता है और क्रेन जमीन पर गिर जाती है। माइक क्रेन से एक बार फिर भिड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। माइक और फेबी वापस स्टोर की तरफ जाते हैं, जहां इन्होंने गाड़ी पार्क की थी। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं।
इसी समय हवा से उड़ता हुआ पॉलीथिन बैग माइक की कार के साथ टच होता है, जिससे माइक की गाड़ी जोरदार धमाके से उड़ जाती है। माइक की कार में विस्फोटक लगाने वाले वही लोग थे जिन्हें माइक ने सबसे पहले मारा था। एड्रियन ये सब जानकर गुस्से से पागल हो जाता है और स्टेशन में धमाके से बच निकलने वाले लॉफर के साथ नए लोगों की टीम रेडी करता है ताकि माइक और फेबी का सफाया कर सके। उधर माइक और फेबी कार लेकर छिपने के लिए रोज के घर आ जाते हैं। रोज इन्हें देखकर एक बार चौंक जाता है क्योंकि न्यूज में माइक को इन्फेक्टेड दिखाया जा रहा था, जिसके कारण टाउन में लॉकडाउन लगा दिया गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया ब्लास्ट हुए पुलिस स्टेशन वाली जगह पर खड़ी नजर आती है, जहां वो क्रेन की लाश को देख रही है। वो पैटी को कॉल मिलाकर वेपन्स का बंदोबस्त करने को कहती है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि एड्रियन अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो CIA के प्रोग्राम में सफल हो सके। पैटी उसे गन्स और कुछ सोल्जर्स की फाइल भेजता है, जिससे विक्टोरिया को मालूम हो जाता है कि एड्रियन ऐसे व्यक्तियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, यानी वो पागल लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है। आगे के सीन में कुछ एजेंट्स रोज के घर में एंटर हो जाते हैं, जिनमें से एक घर के वेंटिलेशन सिस्टम में जहरीली गैस छोड़ देता है और दूसरे एजेंट घर में घुसकर रोज और इसके दोस्तों को मार देते हैं। माइक और फेबी दूसरे रूम में होते हैं और वहाँ से छिपकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फेबी छत की सीलिंग से भागने लगती है, लेकिन इसी समय एक एजेंट माइक पर हमला कर देता है, जिसके कारण फेबी नीचे गिर जाती है। माइक जहरीली गैस की लपेट में आ जाता है और तेजी से एजेंट का मास्क उतारकर फेबी को पहनने के लिए दे देता है। फेबी फौरन मास्क पहन लेती है। माइक एजेंट से मुकाबला करके इसे जमीन पर गिरा देता है। फेबी एजेंट को मारकर माइक को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती है और एजेंट से एंटीट्यूट लेकर माइक को लगा देती है और इसी समय बाहर खड़े एजेंट को गन फायर करके मार देती है। नींद और बेहोशी से माइक की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन फेबी माइक को जागते रहने को कहती है। माइक फेबी के साथ बिताए हुए रोमांटिक पलों में खो जाता है और अचानक ही इसे फेबी के वेकअप कहने की आवाज आती है, जिससे वो जाग जाता है। यूं फेबी माइक की जान बचा लेती है। माइक उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। इस बार फेबी सारा कुछ सच बता देती है कि वो CIA के लिए काम करती है और पिछले 5 सालों से इसे हैंडल कर रही है। ये जानकर माइक का दिल टूट जाता है और वो कार की तरफ भागता है। फेबी भी माइक के पीछे जाती है। दोनों कार में होते हैं, तभी पीछे से कार को एक बड़ी कार हिट करती है, जिसे लोफर ड्राइव कर रहा होता है। लोफर फेबी को बाहर निकालकर गाड़ी पर तेल डालकर इसको आग लगा देता है। इससे पहले कि लोफर गाड़ी समेत माइक को जलाता, विक्टोरिया वहाँ पर आ जाती है और ब्लास्ट होने से पहले माइक को घसीटकर बाहर निकाल लेती है। फेबी की नजरों में माइक मर चुका होता है। लोफर फेबी को एंड्रिया के पास ले जाता है। उधर विक्टोरिया माइक को एक सेफ जगह पर ले जाती है और उसे बताती है कि इसने बहुत कम उम्र में इस प्रयोग के लिए वॉलंटियर किया था ताकि इस पर लगे सभी क्राइम के इल्जाम माफ हो जाएं और यूं उसकी पिछली यादें मिटा दी गईं और ब्रेन में फोबिया इंस्टॉल किया गया ताकि वो टाउन ना छोड़ पाए। विक्टोरिया ने यह भी बताया कि फेबी को उसे कंट्रोल करने की जॉब दी गई, लेकिन समय के साथ वो तुम्हें चाहने लगी और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया और माइक दोनों माइक के घर में एंटर हो जाते हैं, जहां दोनों पर एजेंट्स चारों ओर से हमला कर देते हैं और गोलियों की बौछार करने लगते हैं। और इसी समय एंड्रिया पैटी को माइक के घर को ड्रोन से उड़ा देने का ऑर्डर देता है। विक्टोरिया गन की आवाज को साइलेंट करने के लिए टेडी बियर की हेल्प लेकर एक एजेंट को मार देती है। माइक आखिरी एजेंट को फ्राई पैन की हेल्प से खत्म कर देता है। उधर पैटी ड्रोन स्ट्राइक रोक देता है और रेमंड को कॉल मिलाता है, जो इस सारे प्रोग्राम का हेड है। दूसरी ओर माइक एंड्रिया से कांटेक्ट करता है और ये शर्त रखता है कि सुपरमार्केट आकर मेरे बदले फेबी को छोड़ दे। एंड्रिया ढेर सारे किलर्स एजेंट को फेबी के साथ माइक की तरफ भेज देता है। किलर्स के वहाँ आते ही फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिससे किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर माइक कार ड्राइव करता हुआ स्टोर में एंटर हो जाता है और एक एक करके किलर्स को खत्म करने लगता है। माइक स्टोर में रखे अलग अलग सामान की हेल्प से किलर्स को मार देता है। फिर माइक का मुकाबला लोफर से होता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। उधर एंड्रिया फेबी को हैंडकफ लगाकर टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन फेबी पिन की हेल्प से कफ को ओपन कर लेती है और एंड्रिया के मुंह पर पंच करती है। तभी विक्टोरिया एंड्रिया के गले में रस्सी डालकर इसे करीब करीब मार ही डालती है, लेकिन ठीक इसी समय रेमंड वहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। उधर स्टोर में माइक और लोफर जख्मी हालत में एक दूसरे के सामने बैठे नजर आते हैं। इससे पहले कि माइक गन से लोफर का भेजा उड़ा देता, लोफर अपने किए की माफी मांगता है और बताता है कि जो वो करता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और कहता है कि तुम मुझसे बेहतर एजेंट हो। फेबी माइक को ढूंढ लेती है और दोनों स्टोर से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते ही इनका सामना पुलिस और स्काउट से होता है। माइक इसी समय पलटकर रंग बदलता है और फेबी को प्रपोज कर देता है। फेबी खुशी के मारे हाँ बोलती है। तभी पुलिस दोनों पर टेजर
शूट करती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेमंड एंड्रिया और विक्टोरिया को हैंडकफ लगाकर जंगल में ले आता है। एंड्रिया सारी हत्याओं की जिम्मेदारी माइक पर डाल देता है। ये सुनकर रेमंड एंड्रिया को शूट कर देता है और विक्टोरिया को भी मारने लगता है, लेकिन विक्टोरिया रेमंड को कन्विंस कर लेती है कि माइक सीआईए के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उस अकेले ने कई एजेंट्स का खात्मा किया है। फिर 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि माइक फिलिपाइन में है। माइक फेबी को अकेले छोड़कर लिफ्ट की ओर जाता है और फेबी सीआईए के द्वारा लगाए गए खुफिया कैमरे को एक नजर देखती है। माइक एलिवेटर में एंटर होता है, जहां 2 गैंगस्टर माइक को किडनैप कर लेते हैं, जैसा विक्टोरिया ने प्लान किया था। गैंगस्टर माइक को देखकर हैरान हो जाते हैं कि मुझे मारने के लिए सिर्फ एक आदमी भेजा गया, जबकि माइक आसपास पड़ी चीजों को देखकर अंदाजा लगा रहा होता है कि क्या क्या इस्तेमाल करके सबकी वाट लगाएगा। माइक मुस्कुराता है और हमला कर देता है और यूँ दोस्तों ये फिल्म अपने एंड को पहुँचती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी फिल्म के हिंदी रिकैप्स देखना चाहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।